डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यूनिट नंबर 10 यूएचएस का देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे स्टेप में हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 20 का कुछ पोर्शन है, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरेज का टॉपिक जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूएचएस में यहीं से आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर नंबर 17 का लास्ट पोर्शन हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रम कितनी तरह का हो सकता है, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, इट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वी हैव गॉट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका मतलब अगर हम बॉडी लेवल पर बात करें तो जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है इसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। सेकंड को बैंड स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसका मतलब अब हम बॉडी से नीचे जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं, देन जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें स्पेक्ट्रम हासिल होता है हम उसको बैंड स्पेक्ट्रा का नाम दे रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थर्ड वन, is the discrete spectra. Basically that is the third one. atomic spectra होता है, atomic level पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अब स्पेक्ट्रम के हवाले से हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डिफरेंट तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास मौजूद हैं। ये जो हमारी डिवीजन है चैप्टर नंबर 20 की सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है, बहुत आसान है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो मैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसे हम याद कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ये एक शॉर्टकट है। तो L जो लो, दैट स्टैंड फॉर लाइमन सीरीज। फर्स्ट बी है वो बामर सीरीज के लिए, सेकंड बी दैट इज फॉर द ब्रैकेट सीरीज, एंड लास्ट इज फॉर द फंड सीरीज। बाद लोग उसको पी फंड भी कहते हैं, बेसिकली फंड, पी यहाँ पे साइलेंट है। लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH, जो रिबर्स कांस्टेंट होता है आप सब जानते हैं, 1/1² माइनस 1/n²। अब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा बच्चों कि यहां पे जो भी सीरीज होगी उसके बिगिनिंग में जो भी यहां पे आएगा उससे नेक्स्ट से वो स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये स्टार्ट होगा 2 से 3 4 कहां तक जाएगा, इट विल गो टू इन्फिनिटी। बामर सीरीज की बात करें तो ये इसके बाद आती है। बामर सीरीज में हमारे पास जो 1/λ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ का जो रिलेशन हमारे पास आता है, रिबर्स कांस्टेंट, और ये स्टार्ट होगा सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज बेसिकली बात कर रही होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आए, यानी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फोटॉन, तो वो जो फोटॉन जो होंगे उनकी वेवलेंथ को मालूम करने के लिए हम लाइमन सीरीज की बात के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बामर सीरीज को पेश नजर रखूं तो याद रखिएगा कि यहां पर जो हमारे पास जो जंप होगी वो सेकंड ऑर्बिट में होगी किसी भी हायर एनर्जी से। इसका मतलब कहां से हो सकती है, थर्ड से हो सकती है, तो पहला थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ, और कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। वी कैन गो ओवर देयर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से पासन सीरीज की तरफ चलते हैं। पासन सीरीज का फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसमें हम लोग थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहे होंगे। सिमिलरली आसान हो गया, इसके लिए जो वैल्यूज एन की होंगी 4 से ऑनवर्ड तक जाएंगी। फिर ब्रैकेट सीरीज की बात कर लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज में हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे रेडिएटेड फोटोन का 1/λ इज इक्वल टू RH, तो फोर्थ ऑर्बिट में जंप होगी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो इनकी वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंड सीरीज की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन हमारे पास याद करना बहुत ही आसान है, यानी हम एक रिलेशन याद करें तो उसके बाद खुद ही याद हो जाएंगे। अब मैंने कोशिश ये की है कि इसी टेबल में मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेस कर दूं। लैम्डा मिनिमम, बच्चों मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि फोटोन जो होता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर लैम्डा मिनिमम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब वो सबसे दूर वाले ऑर्बिट से जंप करता हुआ सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा। इसका मतलब एन आप क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/RH, इसका रिलेशन आ जाएगा। हाउ वी कैन गेट दिस, हम लोग रिलेशन पुट करते हैं 1/λ इज इक्वल टू RH
रिबर्स कांस्टेंट, हमारे पास हम सब जानते हैं लाइमन सीरीज का फॉर्मूला 1/1² माइनस 1/n²। हम लैम्डा मिनिमम के लिए हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पे पुट करेंगे, जो ही इन्फिनिटी पुट करेंगे ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू रिबर्स कांस्टेंट। तो यहां से लैम्डा मिनिमम आपके पास क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 1/RH। तो हम लोग इस तरह से आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइक बामर सीरीज के हवाले से बात करूं, तो बामर सीरीज में अगर मैं लैम्डा मिनिमम की बात करूंगा तो n तो इन्फिनिटी लूंगा, तो इसमें जब मैं रिलेशन पुट करूंगा तो रिलेशन हमारे पास होगा दिस वन। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये फ्रैक्शन आपके पास 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिलेशन आएगा वो 4/RH आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट आप खुद आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद पास्टिंग सीरीज की, तो पास्टिंग सीरीज में लैम्डा मिनिमम के लिए n इन्फिनिटी दोबारा पुट किया तो लैम्डा मिनिमम आपके पास आ गया 9/RH। अब जरा गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर दफा जब भी हम किसी सीरीज की लैम्डा मिनिमम की बात करें तो फिर क्या होता है, ऊपर क्या चीज आती है, ऊपर हमारे पास लाइक ये सीरीज, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, ये स्टार्ट होती है 1 से। इसका मतलब अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही है लाइमन सीरीज, ये यहाँ पे 1 हमारे पास, हमने फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो जिस ऑर्बिट में आना होता है आप उस ऑर्बिट का स्क्वायर ले लें। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। और जब मैं इसके बाद बामर सीरीज की बात करूंगा, बामर सीरीज में हमने सेकंड ऑर्बिट में आना होता है, तो 2 का स्क्वायर ओवर RH। तो हमारे पास एक शॉर्टकट डेवलप हो जाता है कि जो भी आपके पास जिस पर्टिकुलर सीरीज की बात करें, जिस ऑर्बिट में आप जंप कर रहे हैं, तो आप ऊपर उसका स्क्वायर लें और नीचे RH से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसी तरह से हम बाकी तमाम सीरीज के लिए भी ये सारा कुछ मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की, तो याद रखिएगा लाइमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जंप फर्स्ट ऑर्बिट में आना होता है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई रहेगा। उसके बाद जो सीरीज आएंगी उनकी जंप चूंकि कंपैरेटिवली छोटी होगी, तो इसका मतलब एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी और वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ये कि आप अल्ट्रावायलेट से वापस आने लग जाएंगे विजिबल रीजन में। तो याद रखिएगा, जो बामर सीरीज है इट लाइज इन द विजिबल रीजन, और उसके बाद जितनी सीरीज हैं सारी की सारी जो ऑल लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। स्टूडेंट, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैम्डा मैक्सिमम के हवाले से अक्सर पेपर में पूछा जाता है। लैम्डा मैक्सिमम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब सबसे छोटी जंप होगी। तो याद रखिएगा, लाइमन सीरीज में चूंकि पहले ऑर्बिट में आना होता है इलेक्ट्रॉन ने किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो सबसे छोटी जंप कहां से हो सकती है, n = 2 से। तो आप क्या करें, आप इस रिलेशन में वैल्यू प्लेस करें, उसको सॉल्व कर लें, एंड यू विल फाइंड आउट दिस वन। सेकेंड, मैंने बामर सीरीज के लिए इसको मालूम कर लिया हुआ। अब आपने क्या करना है, इट इज योर होम टास्क कि आपने बाकी तमाम सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम को मालूम करना। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनडीडेस में बहुत दफा आ चुका है ये क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स टू n = 1 फ्रॉम n = 5, तो बताएं वो कहां पे आ रहा है, n = 1 में। अगर n = 1 में आ रहा है तो बताएं कौन सी, वो कहां, जो फोटोन जो एमिट होगा वो किस रीजन में लाया करेगा। n = 1 का मतलब है लाइमन सीरीज, तो फौरन हम कह सकते हैं वो अल्ट्रावायलेट में लाया करेगा। तो छोटी छोटी चीजें भी आपने ये साथ साथ तैयार करनी है। देन द मैक्सिमम, बहरहाल सवाल है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड विल बी। अब बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास, मैं यहां पे 5 ऑर्बिट ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्टली 1 में आए, ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी मुमकिन है कि वो छोटी छोटी जंप्स करता हुआ यहां तक आए। इट मींस दैट कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, हर एक जंप के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन, एक फोटोन एमिट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, वो हमसे ये पूछा कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर मिनिमम पूछता वो तो 1 होती, यानी 5 to 1, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो अब कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n - 1 / 2। यहां पे n आपके पास 5 है, ये वो होगा जहां से इसने जंप की होगी। नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड, आपने ये फॉर्मूला यूज किया, n की जगह 5 पुट किया, तो आपके पास 5 × 5 - 1, 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 4 20 / 2 10। इट मींस एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास आ गया। सो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम का आप सब जानते हैं नील बोहर ने इसको प्रेजेंट किया था 1913 में, एंड इट वाज बेस्ड ऑन, ये बेस करता था दो चीजों पर, क्लासिकल फिजिक्स पर एंड क्वांटम थ्योरी पर। इन दोनों पर बेस करके उसने दिया। इसके पोस्टुलेट्स हमारे पास हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन देयर सर्टेन प्रिस्क्राइब ऑर्बिट्स दे नेवर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये फर्स्ट हमारे पास, दैट ऑर्बिट्स आर सर्टेन विद फिक्स एनर्जीज। सेकेंड वन कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन चूंकि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, एक एंगुलर पाथ होता, तो इसका मतलब इट मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, इट इज इक्वल टू nh/2π, जबकि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, वट एवर इट इज, जिसकी भी हम बात करें। तो इट मीन्स दैट ये सेकंड पोस्टुलेट आपके पास आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, सर्टेन होगा, विच इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। थर्ड ये कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है n लेवल से p पर, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो इस एनर्जी के डिफरेंस को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। आप सब जानते हैं h फोटोन कही है, और इसके लिए क्या करेंगे, हम बड़ी एनर्जी यानी En में से Ep को माइनस कर देंगे। सो ये पोस्टुलेट हम लोगों ने देखे, यहां से कोई बहुत ज्यादा हटके क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली। आप सब जानते हैं डी ब्रॉगली बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट था। डी ब्रॉगली वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि हर पार्टिकल जो है वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होती है। तो मजे की बात ये है कि डी ब्रॉगली जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखता था कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता, उसका ही वॉज बेसिकली इन क्लोज एग्रीमेंट विद द बोहर एटॉमिक मॉडल। एज आप सब जानते हैं हमारी बुक में सेकेंड पोस्टुलेट को प्रूव किया गया है यूजिंग दिस रिलेशन। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट रिलेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वांटाइज रेडियाई, भाई साफ सी बात है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक खास एनर्जी लेवल में, तो खास ही सीक्वेंस होना चाहिए रेडियाई का। पहला रेडियस एक खास लेवल का होना चाहिए, दूसरे का एक खास सीक्वेंस पैटर्न। वो क्या सुनिएगा कि जो हमारे पास फर्स्ट रेडियस होता है जो बोहर रेडियस कहलाता है 0.053 नैनोमीटर का होता है। तो बाकी रेडियस को कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारी बुक में प्रूव हुआ है, आर एन किसी भी ऑर्बिट के लिए एन स्क्वायर उस ऑर्बिट का नंबर इंटू R1 जो फर्स्ट है। सो इसका मतलब मैं आसानी से निकाल सकता हूं, यहां पे R1 जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 4R1 आ जाएगा, जब 3 पुट करूंगा 9R1 16R1 सो ऑन। इसका मतलब आप देखिए खास सीक्वेंस में ये इंक्रीज कर रहा है। It shows that radii increases in a specific manner, which means the emitted photons will be having wavelengths emitted in a specific manner. Student, similarly quantized energy की बात कर लेते हैं। क्वांटाइज एनर्जी के लिए किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो जो बेसिक जो एनर्जी होती है E0 जो आप सब जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की होती है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि ये बेसिकली एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहां पे बाइंडेड है। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 आप सारी वैल्यूज प्लेस करें तो मजे की बात ये है कि हमारे पास पहले तो E0 आ जाएगा, और इसके बाद जैसे रेडियस में 7 मल्टीप्लाई होता था 4 फिर 9 फिर 16 25 यहां पे वो डिवाइड होता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब आप पूछेंगे इंक्रीज कैसे करेगी, बिकॉज इट बिकम्स लेस नेगेटिव। जब वो लेस नेगेटिव होगी तो इस चैप्टर में याद रखिएगा लेस नेगेटिव का मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यूज। फर्स्ट इवेंट पहले जीरो आएगा इन दैट सेंस, तो हम इसको इंक्रीज ही कंसिडर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारी बुक में K²/2R, इसको आप लोगों ने याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का K²। अब जरा गौर से देखिएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 है, तो ये फैक्टर तो सेम था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ होगी। टोटल एनर्जी का रिलेशन K²/2R n हमारे पास आ जाता है। बड़े मजे की बात ये है कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास आती है K²/2RN, वो दैट इज बेसिकली व्हाट
हमारे पास इट विल बी हैविंग अ साइन ऑफ नेगेटिव विद इट, वो नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइन रखती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन रखती है। तो अगर मैं इनकी रेशियो ले लूं तो चूंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास रेशियो आएगी 1 डिवाइडेड बाय -1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से डेवलप होता है। इसी तरह टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए, टोटल एनर्जी ये अब मैंने भी आपसे अर्ज किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल होती है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि स्पीड डिक्रीज करेगी, मगर जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, जब n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू 1 का मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में था, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इसका मतलब आपको अगर पहले ऑर्बिट में चूंकि एनर्जी आप जानते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसको आप इंफिनिटी पर जबकि एनर्जी 0 जाएगी तो इसका मतलब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, दैट एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इंफिनिटी होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, देखिए जब n इंफिनिटी है तो ऑलरेडी जो है कहा जाए वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा, इसका मतलब आपको उसको आयनाइज करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम को देखें तो आप सब जानते हैं, मैं बड़ी डिटेल में आप सबको सिखा चुका हूं। इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बोले बिल्कुल से इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, मोमेंटम इंक्रीज करेगा, बट स्पीड इट रिमेन सेम। क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं ये हम लोग वैक्यूम में ड्रॉ करते हैं, और वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। और मजा की बात है, जब कहते हैं मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर बेसिकली लाइट, बस वो लाइट का ये पोर्शन विजिबल और ये दोनों इनविजिबल है। तो आइए देखते हैं, जब हम इस तरफ जाते हैं तो मेरे लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, फन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के हवाले से देखा था। तो मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन हमने हासिल किया था, दैट वाज अल्ट्रावायलेट। मगर अल्ट्रावायलेट से ऊपर हम एक्सरेज की अगर बात करें जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम भी लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं हम इसको, 10⁻⁻10 मीटर, ये भी लेंथ का ही यूनिट है। तो एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पास अगर हम देखें तो अबव अल्ट्रावायलेट रेज द फ्रीक्वेंसी सो इंक्रीज दैट फोटोन ऑफ सच एन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द गैसेज और द लाइट मेटल्स। यानी गैस और लाइट मेटल्स ये प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो हम ये बात कह रहे हैं कि याद रखिएगा, गैसेस में और लाइट जो मेटल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी वहां पे मौजूद होती है इलेक्ट्रॉन्स की जंप की वजह से हासिल होती है, वो इतनी नहीं होती कि एक्सरेज को सूट कर सके। इसका मतलब हम गैसेस और लाइट मेटल्स में एक्सरेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। As the energy difference between their shell does remain lower than energy required for the X-ray photon. तो अब क्या करें कि हम X-rays को प्रोड्यूस कर सकें। So for energy equal to X-rays, we have to move to heavy metal. तो हमें heavy metal की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि heavy metal में जो inner shells होते हैं उनमें जो energy की जो वैल्यूज होती हैं वो सूट करती हैं एक्सरेज को। लाइक टंगस्टन की बात या मोलिबेडिनियम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर हम इनर शेल ट्रांजिशंस करवा दें, यानी इनके इनर शेल में कोई होल क्रिएट करवा दें, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हाई एनर्जी लेवल से इनर शेल में, तो फिर वो जो एनर्जी होगी रेडिएट होगी वो लाई करेगी कहां पर, एक्सरे रीजन में। तो ये बात तो साइंटिस्ट को समझ आ गई भाई कि ऐसा किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता कि अगर मैं न्यूक्लियस ऑफ हैवी मेटल में जाता हूं, उसकी बात करता हूं, तो शेल होते हैं के, सबसे इनर शेल है, फिर आता है एल, एम, एन, ये सारे, और इस तरह से और भी शेल्स। तो आप सब जानते हैं जैसे जैसे हम बाहर वाले शेल की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या करूं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा दूं। इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना, अब आपके दिल में क्या ख्याल आता है, बात की जाए तो हम इसे नॉकआउट कैसे करवा सकते हैं? क्या हम प्रोवाइड करें हीट टू द मेटल?
मेटल को हीट दें। देखिए अगर आप मेटल को हीट दोगे ना, तो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, वो इस हीट को पहले एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाएंगे और फिर फौरन वापस आ जाएंगे। वो और एनर्जी को रेडिएट कर देंगे फोटॉन्स की शक्ल में। वो एनर्जी अंदर तो जा ही नहीं सकती, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट शुड वी डू? तो सुनिएगा, अब होना कुछ ये चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट करवाया जाए। नॉकआउट कैसे? अगर हमारे पास एक बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो। एनर्जी क्यों ज्यादा हो? ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि शील्डिंग कर रहे हैं, अंदर जाने से इसको रोक रहे हैं, वो इनको रिपेल कर सके, इनकी ऑपोजिशन को ओवरकम कर सके और अंदर जाए और इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक करे और खुद इसको यहां से नॉकआउट करवा दे, खुद स्कैटर हो जाए, उसको नॉकआउट करवा दे, तो यहां पे एक होल क्रिएट करेगा। इस होल की वजह से जब के शेल में होल क्रिएट होगा, सपोज करें मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे होल क्रिएट होगा, तो क्या होगा? फिर यहां से जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब जंप्स होंगे तो फिल अप दिस वन पॉसिबिलिटीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये जो जंप्स होंगी ये सूट करती हैं एक्सरे रीजन को। तो टू ब्रिंग अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हु कैन नॉक आउट इनर शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्शन या स्ट्राइक कर सकता है, जैसे भी है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है विच इज ए कमिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं एनर्जी हम लोग एक्सलेटिंग वोल्टेज से देते हैं जो कूलिज ट्यूब में होती है। सो स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर ये इतनी एनर्जी है कि यहां तक पहुंचा, तो पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अंदर जा रहा होगा तो सबसे पहले तो इसको मुकाबला करना पड़ेगा इन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से, और यकीनन ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ये डिसेलरेट करेगा, रिटार्डेशन होगी, इट विल लूज एनर्जी। तो मजे की बात बताता हूं मैं, तो याद रखना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस शील्डिंग इफेक्ट, repulsion by the outer electrons. It must have sufficient energy to overcome repulsion, but due to this repulsion it loses its energy, which is radiated in the form of continuous X-rays of comparatively larger wavelength. तो याद रखिएगा, जब वो अंदर जा रहा होगा तो उसे मुसलसल रिटार्डेशन का सामना होगा। तो साइंटिस्ट तो ये चाह रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे ये अंदर जाए और अंदर जाकर नॉकआउट करे, होल क्रिएट करे, जंप्स हो के में एल से एम से एन से, और हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्सरेज मिल जाए। लेकिन साथ हमें मुफ्त में ये एक्सरेज भी मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अंदर जा रहा होता है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जब उसे शील्डिंग इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिटार्डेशन। उस रिटार्डेशन में अपनी एनर्जी को लूज कर देता है और फिर वो एक्सरेज कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रिटार्डेशन होती है इसलिए इन एक्सरेज को नाम दिया जाता है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। इस प्रोसेस को ब्राकिंग रेडिएशन या बर्मेस्टुलॉन्ग प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर तक गया, इसने यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया। अगर इसे यहां पर एक होल क्रिएट कर दिया तो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है, पहला हक जो कहा जाए वो एल शेल का है, तो एल से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर सकता। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल टू के, देन के अल्फा एक्सरेज फोटॉन्स इज एमिटेड। तो हमारे पास के अल्फा एक्सरे फोटॉन एमिट होगा। इसे हम यहां से अगर बात करें, यानी एल से अगर के में जंप हो रही है तो हमारे पास जो फोटोन निकलेगा उसको के अल्फा का नाम दिया जाता है। अब याद रखिएगा इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब जब मैं बाद में इसका ग्राफ डिस्कस करूंगा तो के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से एम से जंप हो। अब ये जंप कंपैरेटिवली बड़ी है, इसका मतलब अब जो हमारे पास फोटोन एमिट होगा इसे हम कहेंगे के बीटा, और इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू के अल्फा। मगर इसकी पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू दैट वन वो थोड़ी सी कम होगी। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एम टू के, देन के बीटा एक्स-रे फोटोन इज एमिटेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कम पॉसिबिलिटी इसकी है कि अगर हमारे पास एन से जंप हो जाए तो फिर हमारे पास के गैमा एक्स-रे फोटोन एमिट होगा। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया, हमारे पास के गैमा एक्स-रे फोटोन यहां पे एमिट होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एनर्जी ऑफ के अल्फा। देखिए के अल्फा की जंप सबसे छोटी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। किससे कम होगी? के बीटा से। और सबसे ज्यादा इसकी होगी के गैमा की। और अगर मैं बात करता हूं वेवलेंथ की, सपोज करें आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, देन यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट वन थिंग, दैट द वेवलेंथ,
सॉरी स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड ऑफ के अल्फा, स्पीड ऑफ के बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मैं स्पीड की बात करूं और मैं कंपेयर करूं के अल्फा को, के बीटा और के गैमा को, तो इन सबकी स्पीड किसकी ज्यादा होगी? देखें ये सब फोटॉन की स्पीड हमेशा सेम होती है, इसका मतलब दे विल हैव द सेम स्पीड। अगर इंटेंसिटी की बात करूं, ये बात आपसे शेयर कर चुका हूं, जो करीब है उसका हक ज्यादा है, तो इसका मतलब के अल्फा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर के बीटा की, फिर के गैमा की। इसके अलावा वेवलेंथ अल्फा की बड़ी होगी, फिर के बीटा की कार्ड है उससे कम होगी, और गैमा की सबसे कम होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हमारे पास हम लोगों ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये हमारे पास के बीटा है, ये हमारे पास के अल्फा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। ये जो पीक्स आती हैं, डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, इनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने इनर्शियल ट्रांजिशन से के अल्फा, के बीटा और के गैमा की बात की थी, दे आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और इनकी एनर्जी फिर किस पर डिपेंड कर रही होती है? इनकी एनर्जी डिपेंड कर रही होती है कि शेल्स का डिफरेंस कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो ये जो पीक्स आती हैं के अल्फा, के बीटा, यहां पे के गैमा इसलिए दिखाया नहीं गया क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। स्टूडेंट ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, इस कॉन्टिन्यूस को हम लोग, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, ब्रैकेट या ब्राकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये वो फोटॉन्स होंगे जो कि पैदा होंगे कॉन्टिन्यूस रिटार्डेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लैम्डा मिनिमम से क्या मुराद है? लैम्डा मिनिमम हम किसको कहते हैं? जरा गौर से लिखिएगा। ऐसा भी मुमकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन फर्स्ट कुलियन, पहले ही कुलियन में। तो आप सब जानते हैं कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो एक्सलेटिंग वोल्टेज की वजह से EV होती है, और ये HF मैक्सिमम भी इसको कह सकता हूं। तो ये बराबर होगी HC ओवर लैम्डा मिनिमम के। तो यहां से अगर मैं निकालूं EV को HC ओवर लैम्डा मिनिमम से मैं लैम्डा मिनिमम निकालूं, तो HC ओवर EV ये वो कम से कम वेवलेंथ होती है, यानी वो फोटोन जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। कब? कि अगर इलेक्ट्रॉन आए और वो पहले ही, अभी वो अंदर नहीं गया, उसने नॉकआउट नहीं किया, अंदर से कोई होल क्रिएट नहीं किया, बल्कि वो बाहर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा कर अपनी पूरी एनर्जी पहले कुलियन में जाया कर दे, रेडिएट कर दे, तो जो एनर्जी रेडिएट होगी वो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और वेवलेंथ मिनिमम होगी। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला पेपर में आ जाता है। यहां से न्यूमेरिकल आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। एच की वैल्यू भी हमें मालूम है, प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, एक्सलेटिंग वोल्टेज आपको दी होगी, और ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी लैम्डा का इनवर्स होगी, तो EV ओवर HC हो जाएगा। यहां से ये दो कॉन्क्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, that lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage। इसका मतलब मैं मिनिमम वेवलेंथ को और कम कर सकता हूं, कब? अगर मैं एक्सलेटिंग वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, और अगर एक्सलेटिंग वोल्टेज को कम करूंगा तो लैम्डा मिनिमम कम होने लग जाएगा। इस तरह से वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ, मैक्सिमम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट ये हमारी बुक में भी कूलिज ट्यूब की डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है। यहां पे टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, ये हाई वोल्टेज जो हमें दी गई है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, डीसी नहीं है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमारे पास फिलामेंट है, इस फिलामेंट में से जब करंट गुजरता है तो कैथोड, ये हीट प्रोड्यूस होती है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जिन्हें एक्सलेटिंग वोल्टेज, हाई वोल्टेज, यानी इन द फॉर्म ऑफ 40,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, लाइक 1 लाख वोल्ट, इतनी बड़ी वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सलेट होते हैं और वो जाके स्ट्राइक करते हैं टारगेट के साथ, और दे हैव गॉट सफिशिएंट एनर्जी होती है, और यहां से हमारे पास आप देख सकते हैं एक्सरेज एमिट होती हैं। डिफरेंट पॉइंट, एनोड भी हमारे पास है, कूलिंग ऑयल, सारे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि हमें उसको कूल करना पड़ता। वेल स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इज। एक्सरे प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोसेस कौन सा हो सकता है? क्या वो कॉम्पटन इफेक्ट है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, या पे प्रोडक्शन है? तो पहले देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे जवाब है एक्सरे जो प्रोडक्शन का जो इनवर्स है, एक्सरे प्रोडक्शन है क्या? एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होता है कि मेटल होती है, उस मेटल पे जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो फोटॉन्स एमिट होते हैं। अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन गए, फोटॉन्स एमिट हुए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स जाते हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं। इसका मतलब इनवर्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उल्टा प्रोसेस हो रहा है एक्सरे प्रोडक्शन का। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द काइंड ऑफ द एक्सरेज whose energy comes from accelerating voltage या एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा बताओ वो कौन सी, अभी तो तक हमने दो एक्सरेज देखी, एक कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज वो एक्सरेज हैं जो कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे होते हैं तो दे गो ऑन कॉन्टिन्यूसली, रिटार्डेशन प्रोसेस जो उनका होता है, दे लूज देयर एनर्जी। इसका मतलब तो वो जो प्रोड्यूस होती है उनको हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब इनर शेल में कोई होल क्रिएट होता है के में, और वहां से कहा जाए तो एल एम एन से जंपिंग होती है, वो जो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। तो पता ये चला कि कौन से एक्सरे फोटॉन्स हैं जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो कॉमन सेंस की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हो सकती हैं। और कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की एनर्जी वो लैम्डा मिनिमम भी हमने देखा, तो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी ड्यू टू द रिटार्डेशन। तो याद रखना है कि जब भी आपसे ये बात की जाए कि एक्सलेटिंग वोल्टेज को अगर मैं ज्यादा या कम करूंगा तो फिर क्या होगा, किसकी एनर्जी प्राइमरीली चेंज होगी, तो याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की एनर्जी को ज्यादा या कम किया जा सकता है, क्योंकि एक्सलेटिंग वोल्टेज को चेंज करके हम आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ज्यादा कम कर सकते हैं। और जब उनकी एनर्जी को ज्यादा कम किया जाएगा तो जरा उसी एनर्जी से रिटार्डेशन पर continuous X-rays ने produce होना, तो you'll have to remember this. Next question, the kind of the X-rays which depend upon nature of target material for their energy. तो कौन से ऐसे हैं जो नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि के, एल, एम और एन, अगर यहां पे के शेल में हमारे पास होल होता है तो ये जंपिंग होती है। अब जो एनर्जी रेडिएट होती है वो डिपेंड कर रही होती है इन शेल्स के एनर्जी डिफरेंस पर, जो कि टारगेट मटेरियल, जैसे जैसे आप टारगेट मटेरियल चेंज करेंगे, टंगस्टन का जो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस होता है वो कुछ और होता है, जबकि अगर मैं मोलिब्डेनम की बात करूं वो कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं जो कि अपनी एनर्जी के लिए किसकी मोहताज नजर आ रही हैं, टारगेट मटेरियल में शेल्स के डिफरेंस की। तो इसका मतलब फौरन से पहले हम लोग अल्फा को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपसे कीवर्ड क्या था, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल। अब होता ही है कि एंटी टेस्ट में बच्चा इसको बड़ा पक्का याद कर लेता है कि जो ही नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल की बात की जाएगी तो उसका इशारा होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की तरफ। अब होता ही है कि बाज़ औक़ात तो ये टेक्निकल क्वेश्चन हमसे करता है, द काइंड ऑफ एक्सरेज which depends upon nature of target material for their speed। अब बच्चा स्पीड नहीं देखता, वो नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल को देखता है, फौरन से पहले ठग करके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को सिलेक्ट कराता, बड़ा खुश होता है कि जनाब मेरा तो सही हो गया। देखें आप ये क्यों भूल रहे हैं कि स्पीड किसी भी फोटोन की चेंज नहीं होती, सारे के सारे एक्सरे फोटोन जो होंगे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, कॉन्टिन्यूस के होंगे, गिवन गामा रेस की बात कर लूं, अल्ट्रावायलेट, दे ऑल हैव द सेम स्पीड। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास का जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि दे ऑल हैव द सेम स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हार्डनेस ऑफ एक्सरेज कैन बी इंक्रीज बाय। अब हार्डनेस का हमें पता नहीं होता हमारी बुक में, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। तो याद रखिएगा हार्डनेस से मुराद क्या है, हार्डनेस से मुराद ये कि है रेंज, वो कितनी दूर तक जा सकता है। इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर, और पेनिट्रेशन पावर यकीनन एनर्जी पर डिपेंड करेगी, मोमेंटम पर डिपेंड करेगी, और वेवलेंथ के साथ ये इन्वर्स होगी। और एक्सलेटिंग वोल्टेज के साथ क्या होगी, डायरेक्ट, क्योंकि एक्सलेटिंग वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की कार्य एनर्जी ज्यादा होगी। तो पता ये चला हार्डनेस ऑफ एक्सरेज जो है उससे मुराद है कि एनर्जी को चेंज करना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अभी आपने देखा कौन सी एक्सरेज ऐसे हैं जो कि एक्सलेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड कर रही होती है अपनी एनर्जी के लिए, बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। इसका मतलब एक्सलेटिंग वोल्टेज को बढ़ाकर मैं एनर्जी बढ़ा दूंगा, मोमेंटम बढ़ा दूंगा, पेनिट्रेशन पावर बढ़ा दूंगा, हार्डनेस बढ़ा दूंगा, तो मैं एक्सरेज की कहा जाए मैं इंक्रीज कर सकता हूं इसको, हार्डनेस को। तो द हार्डनेस ऑफ एक्सरेज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग एक्सलेटिंग वोल्टेज, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग फिलामेंट करंट, जी नहीं, फिलामेंट करंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये क्यों दिया ये मैं एक और बात इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट ये ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ईवी के बराबर होती है, सो इंक्रीजिंग वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, हेंस द एनर्जी या हार्डनेस ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरेज कैन बी वेरीड बाय वेरिएशन इन एक्सलेटिंग वोल्टेज।
द हार्डेस्ट फोटोन बिलोंग्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डेस्ट फोटोन। अब हार्डेस्ट फोटोन कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो आइए हम पीछे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं, और हम जहां पे ग्राफ ड्रॉ हुआ था ये देखिएगा, दिस इज लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम जो है वो इस पीक पर तो कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज नहीं है। ये कौन सी एक्सरेज है? ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज है। तो पता ये चला कि हार्डेस्ट फोटोन, द हार्डेस्ट फोटोन बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ये बहुत क्लास का एक पॉइंट था जिसे आप लोगों ने याद रखना है। हार्डेस्ट मींस लैम्डा मिनिमम। लो जी, मसला ही हल हो गया। लैम्डा मिनिमम जो ही बोला तो फौरन से पहले आपने पिक कर लिया इसको। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय, याद रखिएगा प्राइमरी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंट करंट होगा इसका बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आप फिलामेंट का करंट जितना ज्यादा करते जाएंगे उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो जब जाके स्ट्राइक करेंगे उतनी ज्यादा एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। तो मैं लिख सकता हूं दैट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेज की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं बात करूं एक्सरेज के हवाले से। सो मेडिकल की अगर मैं बात करूं, टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन बोन एंड डिफेक्ट इन स्टील स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राइटनेस ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म। तो याद रखिएगा फोटोग्राफिक फिल्म जो मैं अभी यहां पे भी आपके के लिए शो कर रहा हूं, ये जो फोटोग्राफ लिया गया है यहां पे ये जो बोन है, बोन ये वो हिस्सा है जिसने एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लिया तो मजे की बात है कि इसके पीछे, बोन के पीछे फोटोग्राफिक फिल्म थी, वहां तक एक्सरेज नहीं पहुंच पाई। तो आप देखें वो हिस्सा क्या है, वो ब्राइट रहा। लेकिन जहां पे बोन्स नहीं है, फ्लैश है, तो वहां पे एक्सरेज जाके पेनिट्रेट की, जहां जहां एक्सरेज जाके स्ट्राइक करी है वो हिस्सा डार्क होता जा रहा है। तो याद रखिएगा जहां पे एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे डार्कनिंग ऑफ फिल्म प्रोड्यूस होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के साथ डार्कनिंग ऑफ फिल्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ब्राइटनेस ऑफ फिल्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, बिकॉज बोन्स एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ एक्सरेज एज कंपेयर टू द फ्लैश। कैट स्कैनर, बाद का छोटी छोटी टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, थिन फैन शेड बीम होती है, ट्यूमर्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू दिस वन। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर कैन क्रिएट जेनेटिक abnormalities, कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सिलेक्टिव कैंसर सेल्स, कैन कॉज कैंसर एज वेल, ये कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता। तो इस सारी की सारी जो है वो हमने देखा, इसको आपने इसको और ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को समझा जाता है। हम सब ये बात जानते हैं कि एटम्स में जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो जो उनके नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में भी होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर जो एनर्जी लेवल होता है वो सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, उन्हें बैंड्स कहते हैं और इस थ्योरी को एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा समझाती है कि कब हम समझते हैं कि जनाब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जी नहीं, इंसुलेटर्स में भी तो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वैलेंस शेल हमेशा, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन हो ये जरूरी नहीं होता, मगर याद रखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसको कैसे समझाऊंगा? इंडक्टर्स में आप सब जानते हैं हमारे पास तीन तरह के बैंड होते हैं, इंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड। लेकिन कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप नहीं होता, इसका मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस ओवरलैप कर रहे होते हैं, विच मीन्स जितने भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रेडी टू मूव टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, दे डू नॉट नीड एनी एनर्जी। तो इसका मतलब इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड में हो जाती है, इंश्योरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कंडक्टर्स आसानी से कंडक्ट करवा देते हैं। इंसुलेटर्स में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब हमारे पास कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पे एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड मुकम्मल तौर पे फुल होगा। हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं मगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा। सेमी कंडक्टर्स में चलते हैं, एक नैरो फॉरबिडन गैप होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसका मतलब मैंने भी आपको सिखाया था, आप देखें अभी मैं आपको बता के आया हूं कि सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से मुराद क्या है, यहां जब आप हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी तो यहां पे होल क्रिएट होगा, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक पाथ मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट, जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे अल्टीमेटली कंडक्शन ज्यादा होगी। तो एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट हमने आज सीखा यहां पे। तो पार्शली फिल्ड होता है इनका कंडक्शन बैंड, पार्शली वैलेंस बैंड फिल होता है, और इनमें फॉरबिडन गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाता तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के, नंबर 1 दैट इज प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप सब जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द बेस्ट एग्जांपल्स जो कि 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास यहां पे हम देख सकते हैं 4th ग्रुप से मुराद क्या, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अगर हम इस सेंटर वाले जर्मेनियम को देखें तो इसके पास 1 2 3 4 इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और 7 नेबरिंग जो हमारे पास 4 जर्मेनियम के मौजूद हैं एटम्स, वो इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इस वजह से यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है और हम इसको कंडक्शन इसकी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। वेल, इम्प्योर या डोप्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इम्प्योर डोप्ड या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जब आप 4th ग्रुप के नेबरहुड में, यानी नीचे जाएं तो 3rd ग्रुप, ऊपर जाएं तो 5th ग्रुप, वहां से डोपिंग करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो फिर हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं, पी टाइप या एन टाइप। पी टाइप में डोपिंग होती है 3rd ग्रुप से, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है, इससे एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है, देखिएगा यहां पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेबरहुड में कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, लेकिन ये होल इसका रह जाएगा। इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, यहां पे खाली जगह हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के से खुलबली मच जाएगी, कहा जाए तो कंडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब पी टाइप सब्सटेंस इसको कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होल है ना, होल, इस होल के साथ ये इंप्योरिटी का आइटम न्यूट्रल है। इसका मतलब याद रखिएगा पी टाइप पर क्या चार्ज होता है, पी टाइप पे कोई चार्ज नहीं होता, ये बेसिकली ये न्यूट्रल होता। एन टाइप में डोपिंग होती है 5th ग्रुप से, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है, इसको हम डोनर कहते हैं। क्यों डोनर कहते हैं, देखें यहां पे हमारे पास ये इंप्योरिटी आ गई, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसका ये 5 वाला इलेक्ट्रॉन, इस पर इसकी ग्रिप कंपैरेटिवली लूज हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा इस 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा कहीं पे भी, तो पीछे जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पीछे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां पे नेगेटिव। तो इस वजह से इसकी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज अभी भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। तो याद रखिए न्यूट्रल है ये। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्शन तो स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रॉन की वजह से, मगर अब भी ये न्यूट्रल रहा। Students, wish you best of luck. I hope that you people have learned a lot. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.